जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आपको बता दूं कि हमारे देश में लगभग 5.5 करोड़ केस लंबित होते हैं कोर्ट कचहरी में। इसीलिए आज हम लोगों ने अपना प्रोग्राम शुरू किया है कोर्ट कचहरी से, और ये हर सप्ताह जोहार हजारीबाग में आएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये जोहार लीगल प्लेटफॉर्म है। लीगल अवेयरनेस जो है मुफ्त में दी जाएगी। मेरे साथ जाने माने वकील भी हैं। जाने माने तो आप लोग जानते हैं नहीं, लेकिन अभी शुरुआत किया है इन्होंने। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हजारीबाग में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य साफ है कि न्यायालय जहां पे न्याय बहुत लेट से लोगों को मिलता है, वहां लोगों को सही रास्ता दिखाना, कानूनी दांवपेच से बचना और सही गाइडेंस करना, यही उद्देश्य से आशीष ने जोहार लीगल शुरू किया। और हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कोर्ट कचहरी जो है हर मुद्दे पे चर्चा करेगा, जहां लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। कई लोग जो है कोर्ट जाने से डरते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कहां जाए, सिविल कोर्ट जाए कि क्रिमिनल कोर्ट जाए, और इसी कोर्ट के चक्कर में उनकी पूरी टाइम, पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है और फिर आखिरी में कुछ मिलता नहीं है। तो आपने सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग बहुत पुराना है। इस तरह के कई मामले हैं। जोहार हजारीबाग चैनल पे लगातार कॉल आता है, भैया हमारा मामला जो है कोर्ट में जा रहा है, हमारे साथ ये घटना घट गई है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ चोरी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, हमारी पत्नी छोड़कर भाग गई है, हमारा भाई जो है हमको हिस्सा नहीं दे रहा है, मेरा पड़ोसी जो है वो मेरे जमीन पे बाउंड्री कर रहा है, सीईओ आते हैं बाउंड्री तोड़ देते हैं, पुलिस आती है पीट के चली जाती है, कौन पैसा ले रहा है जमीन में पता नहीं, मोटेशन नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रार क्या कह रहा है पता नहीं, पूरे जमीन में दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, पूरे जिला में ये माहौल है। हजारीबाग में तो थाना 144 का केस भी बहुत दिनों से लंबित है। इस तरह की कई बातें जो है लीगल मैटर्स में लोग फंसना नहीं चाहते हैं, और लोग फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर, चाहे वो सिविल का हो चाहे वो क्रिमिनल का हो, एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आशीष है। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है जोहार हजारीबाग में। हमारे दर्शकों को बताइए, अपना परिचय दीजिए। जी जोहार, मेरा नाम आशीष है। मैं हजारीबाग का रहने वाला हूं और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से मैंने लॉ की पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद से ही मैंने देखा कि कई ऐसे मामले हैं जो उचित न्यायालय में पहुंचना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में उचित न्यायालय तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जो लोग कानून के जानकार हैं, वो षड्यंत्र करके आम लोगों को, गरीब लोगों को फंसाते हैं, उनके जमीन हथिया लेते हैं, जमीन के लिए झूठा मुकदमा कर देते हैं और मजबूरन उन्हें जमीन, अपनी रईती जमीन, अपनी खानदानी जमीन को औने पौने दान में मजबूर होकर के उन्हें बेचना पड़ता है। इन्हीं सब चंद चीजों को लेकर के मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया है, और हजारीबाग न्यायालय के साथ साथ झारखंड उच्च न्यायालय में भी मेरा प्रैक्टिस जारी है, जहां पर मैं मौलिक अधिकारों को लेकर के, आम जनमानस के मौलिक अधिकार जो संविधान के द्वारा हमें प्राप्त दिया गया है, उन सारे मामलों को लेकर के झारखंड उच्च न्यायालय में भी मेरा प्रैक्टिस जारी है। तो ये आशीष ने अपना परिचय दिया। हम लोग बता रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म जो है जोहार हजारीबाग में ऑनलाइन के माध्यम से अवेयरनेस फैला रहे हैं, लेकिन जोहार लीगल जो है ये ऑनलाइन के द्वारा ऑफलाइन भी होगा। हर संडे को 7 बजे हमारा शो होगा, और 7 बजे जो है इस शो में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को लिख सकते हैं। अगर आप फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके परिचित कोई बताते हैं आपको कि जोहार लीगल जैसा कुछ है, तो आप दिए गए नंबर पे, जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, ये आशीष जी का नंबर है, और उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, क्वेश्चंस बता सकते हैं। उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ऑनलाइन। इतना ही नहीं, ये कंसल्टेंसी जैसा है, फ्री कंसल्टेंसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो सवाल रहेंगे, आपके जो जिनका जवाब उचित होगा, वो आशीष आपको देंगे। माध्यम जोहार हजारीबाग के माध्यम से ये इस प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा, हमारे मीडियम से दिया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन भी फोन पे आप उनसे बात करेंगे तो आपको सही गाइडेंस दिया जाएगा, कैसे आपको केस को आगे बढ़ना है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे वो सिविल केस हो। कई मामले ऐसे हैं जहां पे हम लोगों ने कुछ बातें ज्वाइन किया है, जहां पे लोग डरते हैं कोर्ट जाने से, कचहरी जाने से, पुलिस से डरते हैं। इन सब बातों पे आज डिटेल पे चर्चा करेंगे, कैसे आप जो है लीगल मैटर्स पे आसानी से जा सकते हैं। जैसे
कुछ हम लोग पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, वो आगे अपने शो में हम लोग बात करेंगे। जैसे क्या पुलिस वाला बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार कर सकता है, ये सब सवाल आपके मन में चलता है। अगर पुलिस मेरी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो मुझे क्या करना चाहिए? एफआईआर और आम शिकायत में क्या फर्क है? क्या मैं ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकता हूं? जीरो एफआईआर क्या होती है? अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे क्या अधिकार हैं? क्या गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुझे जमानत मिल सकती है? एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? मेरा चेक बाउंस हो गया है, क्या मैं उस व्यक्ति को जेल भेज सकता हूं? कोई मुझे व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज भेज रहा है, क्या मैं उसके विरुद्ध केस दर्ज कर सकता हूं? मेरे दोस्त ने पैसे लिए और वापस नहीं किए, क्या मैं इस पर धोखाधड़ी चीटिंग का केस कर सकता हूं? मुझे फर्जी केवाईसी या पार्सल स्कैम का कॉल आया और पैसे कट गए, मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये सारी मैटर्स जो है आपके आम जिंदगी में आते होंगे, लेकिन आप डर जाते हैं, आपको पता नहीं होता है कि इन सब चीज में आपका जो है इन सब चीजों में जो आपका राइट्स क्या है, आपका दायित्व क्या है, आपको कितना इसमें आगे जाना चाहिए, या फिर कोई आपकी मासूमियत का फायदा ना उठा ले। इन सब चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी जमीन से जुड़े, मकान से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े अक्सर हम लोगों को कॉल आते रहते हैं। कुछ सवाल जैसे हम लोगों ने जॉट किया है हमारे व्हाट्सएप में जो लोग सवाल करते हैं, मेरा किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, क्या मैं पुलिस बुलाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर दीवार बना ली, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्डर ने 5 साल में मेरा फ्लैट नहीं दिया, मैं कहां शिकायत करूं? किसी पर मेरा 2 लाख का बकाया है, मैं कानूनी तौर पे कैसे पैसे वसूल करूं? दीवानी रिकवरी और फौजदारी रिकवरी में क्या अंतर है? दीवानी मतलब सिविल, फौजदारी मतलब क्रिमिनल, इन दोनों रिकवरी में क्या अंतर है? दूसरे पक्ष ने हमारा अनुबंध तोड़ दिया है, मैं क्या कर सकता हूं? मुझे ऑनलाइन साइट से खराब सामान मिला, मैं कहां शिकायत करूं? मैं और मेरे पत्नी अलग होना चाहते हैं, मेरे क्या कानूनी विकल्प हैं? मेरी कंपनी ने मुझे बिना नोटिस के निकाल दिया, क्या मैं केस कर सकता हूं कि नहीं? इन सब बातों को आगे हफ्ते में हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे एक एक सवाल पे हम लोग जाएंगे और बात करेंगे। ये तो सिर्फ हाइलाइट्स है, लेकिन आपके सवाल जैसे ही आएंगे उन सवाल को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिस्कस करेंगे। याद रखिए, जोहार लीगल दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक है, एक क्रिमिनल केस हम लोग देखेंगे और एक जो है सिविल केस से आशीष जी से जानेंगे। तो आशीष, पहले बताइए कि क्रिमिनल केस में जैसे आपका एकदम सिंपल सवाल है कि क्या पुलिस वाला बिना वारंट मुझे गिरफ्तार कर सकता है? अक्सर जनरली हर केस में देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि पुलिस आ गई है, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, हम क्या करें? क्या है अधिकार? देखिए, जब भी किसी के ऊपर में एफआईआर होता है तो एफआईआर में 2 तरह के केसेस आते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस अमूमन ये होते हैं जिस पे सजा कम होते हैं, 3 साल तक का सजा होता है, मैक्सिमम 3 साल तक सजा होता है। वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, वो अपराध होते हैं, वो छोटे किस्म के अपराध होते हैं। इसे हम लोग बेलेबल केसेस भी कहते हैं। इस पर कानून का जो कहना है, कानून कहती है, सीआरपीसी में कहती है, बीएनएसएस में कहती है कि वो सारे छोटे ऑफेंसेस जिस पर आपके ऊपर में एफआईआर हुआ है, उस पर पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब ये है कि अगर 3 साल तक का सजा है, 3 साल तक का सजा है, तो पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, लेकिन 3 साल से ज्यादा का सजा हो, वो सारे ऑफेंसेस में अगर एफआईआर होती है, तब बिना वारंट के पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, तो वारंट देने के लिए पुलिस कितना टाइम देती है? मान लीजिए किसी ने ऑफेंस किया, पुलिस को पता है कि इसको हमको अरेस्ट करना है, तो वारंट जो है कैसे जाता है? पोस्ट के थ्रू जाता है, पुलिस जाके खुद देती है, पहुंचाती है, क्या होता है? देखिए, वारंट के लिए कोर्ट पुलिस को मजिस्ट्रेट के पास में जाना पड़ता है और वहां से वारंट इशू करवाना पड़ता है। उस वारंट के साथ में वो उस एक्यूज्ड के, अभियुक्त के घर में या अभियुक्त जहां भी है, उसे लेकर के जाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि आपके खिलाफ में वारंट है। अब पुलिस के पास में 2 विकल्प है, या तो वो कॉल करके बुला सकती है कि आपके ऊपर में वारंट है, आप आइए, अपना उपस्थिति दर्ज करिए, नहीं तो उस वारंट के साथ में जाकर के पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, साथ में ले जाती है और साथ में ले जाकर के गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि पहले नोटिस देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी जो बीएनएसएस की धाराएं हैं, उसमें उन्होंने प्रावधान लाया है, नए प्रावधान लाए हैं। उसमें ये पहले भी था
काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए, इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी ऑफेंस, एक टर्म आया कि बेल इज अ एक्सेप्शन, सॉरी, एक टर्म है जिसमें किसी को भी आप तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अगर हीनियस क्राइम है, जब ऐसा लगे कि उसे गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे, मतलब 3 साल से ज्यादा की भी सजा हो उस पर भी, मतलब बहुत क्रूरता वाला अपराध है तो, हाँ। जिसे मर्डर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पे तो पुलिस आपको बिना वारंट के और बिना उठा करके लेकर के आ सकती है, पढ़ के ला सकती है। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें 3 साल से 7 साल की सजा है, उन केसेस में पुलिस आपको एक नोटिस इशू करती है, जिसे अभी 35 सेक्शन 35 के तहत में नोटिस इशू हुआ है। पहले सीआरपीसी में 41 के तहत में नोटिस इशू हुआ था। उसमें उन्होंने कहा कि आप अगर आप आकर के अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और पुलिस को यह संतुष्ट कर सकते हैं कि आप केस के दौरान, केस के अनुसंधान के दौरान, केस के ट्रायल के दौरान आप कहीं भागेंगे नहीं, आप जो एविडेंसेस है उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप विटनेसेस के साथ में धमकाएंगे नहीं, डराएंगे नहीं, लोभ लालच नहीं देंगे। ये एक एफिडेविट के माध्यम से पहले नहीं होता था, लेकिन अभी ये प्रावधान में आ गया है कि ये एक नोटिस इशू करती है और नोटिस के जवाब में आपको ये देना पड़ता है शपथ के माध्यम से कि ये आप कहीं भी इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तब पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती। बिल्कुल, इसमें मैटर आता है कि पुलिस जो गिरफ्तार करने आती है तो महिला होते हैं, पुरुष होते हैं। महिला को 5 बजे के बाद नहीं अरेस्ट कर सकती है, पुलिस बल नहीं प्रयोग कर सकती, क्या कितना सही है, इसमें क्या है? ये प्रावधान जो है वो सीआरपीसी में और बीएनएसएस में भी है। इसमें सीधी बात ये है कि कोई भी महिला अभियुक्त को बिना महिला पुलिस के पुरुष पुलिस अरेस्ट नहीं कर, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये महिला डिनाई कर सकती है वहां पे, अगर कोई अरेस्ट करने जा रहा है किसी महिला को, पुरुष जा रहा है दिन में भी अगर, तो महिला डिनाई कर सकती है कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ। क्या उसमें कर सकती है? उससे भी प्रक्रियाएं हैं। जब किसी को भी पुलिस अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद में उसके कोई एक रिलेटिव या आस पड़ोस के किसी भी एक लोगों से हस्ताक्षर लेती है। जरूरी है ये? जरूरी है। अच्छा। पुलिस जब अरेस्ट करेगी तो कि मैं इनको यहाँ से अरेस्ट कर रहा हूँ, आसपास के गवाह के रूप में उनसे हस्ताक्षर लेना जरूरी है। अच्छा। तो अगर महिला डिनाई करती है तो उनके पुलिस के पास में ये एविडेंस के रूप में रहता है कि हाँ इनके समक्ष में मैंने किया है। और पुलिस जब भी अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटा के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने में प्रस्तुत करना रहता है। अच्छा। ये हमारे मौलिक अधिकारों में है। साथ ही साथ अरेस्ट करने के बाद जो अपने स्वेच्छा से हम अपने वकील से बात कर सकते हैं। अच्छा। स्वेच्छा से हम अपने वकील का चयन कर सकते हैं। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। ये तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे करना है, यही तो पता नहीं है कि कैसे पुलिस आएगी, बोलेगी कि बैठो जीप में, तो बैठ जाएंगे और चले जाएंगे, ऐसा लोग मतलब इतना डरते हैं जी। और अरेस्ट होने वाले अभियुक्त जो होंगे उनको पुलिस के द्वारा ये बताया जाएगा, बताना फर्ज बनता है, ये सीआरपीसी में प्रोसीजर है कि उन्हें किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। उनका जुर्म बताना बहुत जरूरी है और 24 घंटे के बीच में कोर्ट में पेश करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर नहीं ऐसा करते हैं तो उनका अरेस्ट इलीगल माना जाएगा, वो बेल के लिए लाइबल हो जाएंगे। अच्छा, मतलब बेल आराम से बेल मिल जाएगा। तो ये चीज लोगों को पता नहीं होता है जी। तो यहाँ पे वो लीगल एड का बहुत जरूरत पड़ता है जी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने ये आशीष का एक आइडिया था कि जोहार लीगल शुरू किया जाए, कि बहुत लोग जो है फंस जाते हैं इस केस में, चक्कर लगाते हैं और पुलिस परेशान करती है। अभी बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ पुलिस ही नहीं, आम जनता भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, जो लोग ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं उनको बेवकूफ बनाती है। होता है ऐसा, कुछ लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं तो जो जिनको अधिकार नहीं मालूम है उनको भी बेवकूफ बनाती है। इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये, क्या पुलिस वाला बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार कर सकता है? आशीष ने बताया कि किस केस में कर सकता है और किस केस में नहीं कर सकता है। अगर आपको पता नहीं था या पता था तो आप कमेंट करके बताइए यस नो, और पता था तो ठीक है, लेकिन नहीं पता था तो उन लोगों को जिन्हें नहीं पता था वो जान ले कि अगर अरेस्ट करने के लिए आता है वारंट मांगना जरूरी है, और जो हीनस क्राइम है उसमें ही सिर्फ बिना वारंट के पुलिस ले जा सकती है। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरा है जो आज, क्योंकि पहला दिन है, हम लोगों का पहला शो है, सिविल के केस भी हम आपसे एक डिस्कस करना चाहेंगे।
जैसे यहाँ पे है कि मेरा किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है, क्या मैं पुलिस बुलाऊं, क्या करना चाहिए इसमें? सिंपल सा केस है इसमें। उसके बाद हम लोग आएंगे, बाउंड्री वाल लगा रहा है, धारा 144, लोग फोन, अक्सर फोन आता है कि भैया 163 धारा 144 लगा दिया है, एसडीओ कोर्ट में जाए, कहाँ जाए, लोगों को ये पता नहीं होता है। पेपर किसी के पास होता है, किसी ने जमीन खरीदा 50 लाख 20 लाख रुपए लगा के, पता चला कि वो उस जमीन का पेपर किसी और के पास ऑलरेडी से है। तो इसमें आदमी कैसे करे, पेपर क्या जांच करे, तो पेपर कैसे चेक करना है जमीन का, इन सब के लिए भी विशेषज्ञ है जोहार लीगल टीम के पास, और वो भी हम लोग करेंगे, सब बताएंगे कि आपका जमीन असली है या कागज असली है कि नहीं, कहाँ से मोटेशन होता है, कैसे होता है, ये सरल प्रोसेस जो है वो बताया जाएगा। लोग डरते हैं, फंसते हैं, पटरा में नहीं पड़ना है अगर आपको, तो ये आप बने रहिएगा हर शो में। लेकिन बहुत सिंपल सा है ये, अगर मकान खाली नहीं कर रहा है किराएदार तो क्या पुलिस बुलाना चाहिए, क्या सिविल केस? देखिए, जब भी एक बहुत आम जनमानस के बीच में एक समझिए तो जानकारी के अभाव है कि जब कोई किराएदार किसी का मकान खाली नहीं करता है, या इसके उत्तर भी कोई मकान मालिक किसी किराएदार को जबरदस्ती मकान खाली करवाता है, तो इसका समाधान के लिए हमें कहाँ जाना है, किस प्रक्रिया को फॉलो करना है, ये जानकारी बहुत जरूरी है। जब किराएदार किसी मकान मालिक का घर खाली नहीं करता है, तो किसी भी थाने में क्षेत्राधिकार से बाहर है कि वो किराएदार को खाली करवाए। अच्छा, थाना नहीं करवा, थाना के पास में ये पावर शक्ति नहीं है कि उस किराएदार को वो खाली करवाए। तो लोग जो बहुत धमकी देते हैं कि हम पुलिस बुला लेंगे और आपको खाली करवाएंगे, बल प्रयोग करेंगे, इसमें क्या है, ये क्या? आज भी हमारे देश में पुलिस जो है वो एक बल का, शक्ति का प्रतीक है। हमें लगता है कि कोई भी मामला हो जाए तो हमें पुलिस के पास में जाना चाहिए। यही जानकारी आज हम लोगों के पास में, आप लोगों के पास में रखना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं। अगर किराएदार आपका मकान खाली नहीं कर रहा है तो आपको एविक्शन का सूट फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, ये लीगल मैटर है जी। अच्छा। ये एक सिविल मामला है। अब ये जो एविक्शन का सूट है कहाँ फाइल करेंगे, इसके भी प्रक्रिया है। हर स्टेट का, हर राज्य का एविक्शन एक्ट है। हर राज्य का अलग अलग एक्ट है। एविक्शन मतलब होता है खाली कराने वाला है। ये जो है हमारे झारखंड राज्य में अगर बात करेंगे तो हमारे झारखंड राज्य में जो एविक्शन का जो प्राधिकरण है, जो प्राधिकार है, जो जिन्हें शक्ति दी गई है, वो एसडीओ को दी गई है। अच्छा, अगर आपको किरायादार से किराया खाली करवाना है, अगर घर खाली करवाना है, तो आपको एसडीओ के पास में एक एविक्शन सूट फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये एविक्शन सूट क्या होता है, मतलब क्या प्रक्रिया, क्या होता है? एक सिंपल लेटर देना पड़ता है, क्या होता है एविक्शन सूट? बेसिकली टोटल एक तरह से समझिए कि ये ट्राइब्यूनल है। अच्छा, यहाँ पे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस फॉलो होता है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो पूरी तरीके से फॉलो ना हो करके, बल्कि सिविल के कुछ मामलों को, सिविल की कुछ प्रक्रियाओं का फॉलो किया जाता है ताकि सूट को जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। अच्छा। ये प्रक्रियाएं कैसे फॉलो होगी और कौन सी प्रक्रिया फॉलो होगी, ये एसडीओ या एविक्शन सूट के जो प्राधिकार है वो निर्णय लेते हैं कि हमको किस तरीके से केस को आगे बढ़ाना है, लेकिन उसका मूल में सीपीसी ही फॉलो होगा। अच्छा। जैसे आप अगर सूट फाइल करते हैं, आप वकील लेते हैं, वकील के माध्यम से आप सूट फाइल करते हैं एसडीओ के पास में। एसडीओ जो है वो जो आपके विपक्ष में पार्टी है, जो आपके किराएदार हैं, उनको नोटिस निर्गत करती है। वो नोटिस जब अपीयर होते हैं डेट पर, तब जो भी आपने क्लेम को फाइल किया है, जो भी आपने पिटीशन को फाइल किया है, उसके जवाब में वो अपनी बातों को रखते हैं। अच्छा, तो मतलब इस केस में अगर एसडीओ जो आपने बोला कि एविक्शन सूट फाइल किया, तो जो एविक्शन सूट में जीतेगा वही खाली करवाएगा, यही है ना? क्या है जी? देखिए, जब एविक्शन, अब इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज ये है कि एविक्शन सूट आपने फाइल किया और आपके पक्ष में एसडीओ ने जजमेंट दे दिया, एक ऑर्डर दे दिया कि हाँ, इनका मकान को आप खाली किया है, इनका मकान सही है, आप किराएदार हैं, आपको हमने हटाने के लिए बोल दिया।
हाँ। जब ये ऑर्डर दे दिया तो ऑर्डर होने के बाद में भी आपका काम खत्म नहीं होता है। अच्छा। आपको फिर से उसी कोर्ट में उन्होंने जो ऑर्डर दिया है उसके एग्जीक्यूशन के लिए आपको पुनः पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, कि ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट लागू करवाया जाए। हाँ। अगर आप हाँ। धन बल से शक्तिशाली हैं, हाँ। आप इतने क्षमता रखते हैं कि हम अपने किराएदार को अपने से खाली करवा सकते हैं, तब आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत मतलब नहीं आपके है। पास लीगल पेपर है, आप जाके खाली कर सकते हैं। या आपके जो किराएदार हैं वो समझदार है, वो अपनी हाँ। मर्जी से उस ऑर्डर को देख करके खाली कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं खाली करते तब आपको एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अच्छा। और एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने के बाद जो एसडीओ हैं, जो प्राधिकार हैं, जो एविक्शन सूट के प्राधिकार होंगे, वो एक मजिस्ट्रेट को नियुक्त करेंगे पुलिस बल के साथ। अच्छा। वो जाएगी आपके घर पे और उनके सारे सामान को उनके देख रेख में, जिन जो विपक्षी उनके देख रेख में बाहर निकालेगी और वो हैंड ओवर ताला लगा करके वापस आपको करेगा। तो ये एविक्शन सूट के बाद होगा, एग्जीक्यूशन सूट के बाद। जी, एविक्शन सूट होगा, एविक्शन सूट ऑर्डर होने के बाद फिर एग्जीक्यूशन, उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन। अच्छा, मतलब जो ऑर्डर दिया है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको थाना वाना नहीं जाना है, नहीं जाना तो सब एसडीओ कोर्ट से होगा। जी, जी। जो भी है, मतलब अगर आपने जो दे दिया है तो उस मैटर पे आपके लेटर के बेसिस पे, तो ये पावर होता है किसी चीज का, लीगल डॉक्यूमेंट्स का ये पावर होता है कि आपको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। लोग भटकते हैं कि कैसे खाली कराएं, क्या कराएं। तो ये आज के एपिसोड में हम लोग ने बहुत दो चीजें डिस्कस की। एक, क्रिमिनल केस से क्या पुलिस वाला बिना वारंट के मुझे गिरफ्तार कर सकता है, और दूसरा, मेरा किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है तो क्या मैं पुलिस बुलाऊं। ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जो हम लोगों के पास कॉल आता है, कंसर्न आता है कि न्यूज में चलाएं। तो पहले बता दूं कि बहुत सारी चीज जो है हम लोग न्यूज में चला नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस लेंदी होता है, और इन सब सिविल मैटर, जो क्रिमिनल मैटर होता है, जो लीगल मैटर से ही सॉल्व होगा। तो आशीष, बहुत सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई मेरा ये जमीन तोड़ रहा है या बाउंड्री तोड़ रहा है, भाई आप चला दीजिए न्यूज में। उनको क्या फायदा होगा इससे? उनको तो कोर्ट जाने से ही फायदा होगा ना। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो न्यूज चैनल में चलते हैं, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं या कोई अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जिन्हें उजागर करना बहुत जरूरी है, तब मामला न्यूज में जाना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर मामला आपके आपराधिक चीजों से जुड़ा हुआ है, आपका मामला सिविल सूट से जुड़ा हुआ है, तब न्यूज में चला करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो इसलिए कि किसी भी तरह का प्रेशर या किसी भी तरह का कहते हैं लोग लालच, या किसी भी तरह का जो संपर्क न्यूज के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाओं में नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक कोर्ट जो चलती है वो एक्ट से चलती है, जो कोडेड प्रोसीड्योर है उसके अकॉर्डिंग चलती है। वो न्यूज में चलने से या नहीं चलने से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन उसमें संज्ञान लिया जाता है कभी। जी। हाँ। अब कोर्ट के पास में, कोर्ट या मजिस्ट्रेट या जज या जस्टिस जो भी है, कहते हैं कि जब तक उनके पास में चीजें पहुंचेगी नहीं, उनके पास में वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, तब तक उस चीजों पे संज्ञान ले नहीं सकते। अब इंफॉर्मेशन पहुंचने की भी कई प्रक्रियाएं हैं। कई मामलों में जज या मजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है कि वो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। हाँ। न्यूज पेपर पढ़ करके, न्यूज देख करके, तो उनके पास में ये पावर है कि वो स्वतः संज्ञान ले लेते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास में एक और रास्ता भी है कि आप अगर न्यायिक प्रक्रिया में नहीं जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कोर्ट ने एक पोस्ट कार्ड, किसी ने पोस्ट कार्ड हाईकोर्ट जज को लिखा और उस पोस्ट कार्ड को पढ़ करके कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। तो ये भी है। तो आपके पास में ये भी दरवाजा है कि आप डायरेक्ट जस्टिस को या जज को या मजिस्ट्रेट को आप आवेदन भी लिख सकते हैं। अगर उनके संज्ञान में आता है तो वो संज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र है। मतलब ये सब प्रक्रिया है जो लोग नहीं जानते हैं, किस तरह का कानूनी प्रक्रिया है और जिससे लोग वंचित हैं। इन्हीं सब बातों को जोहार लीगल जो है, ये वैक्यूम जो है ये खत्म करेगा कि पुलिस से कैसे लीगली बात करना चाहिए, वकील से कैसे लीगली बात करना चाहिए, कोर्ट के मैटर्स कब होते हैं, क्रिमिनल केसेस कोर्ट में कब जाएंगे, और सिविल केसेस जो है वो कोर्ट में कैसे जाते हैं और कैसे उनका सॉल्व होगा, कितना दिन केस चलता है, कितना दिन में सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप सही तरीका से अगर अपने केस को लड़ेंगे, सही वकील के पास जाएंगे, सही रास्ते से जाएंगे,
टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इधर उधर के चक्कर में, तो कैसे आप जो है आसानी से कोई भी केस खत्म करवा सकते हैं, टाइमली खत्म करवा सकते हैं। और आपको पता ही है किस तरह से 5.5 करोड़ जो केसेस है अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इतने सारे केसेस के बीच में बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर अवेयर रहेंगे, लीगली अवेयर रहेंगे, तो आपके ऊपर कोई केस करेगा भी नहीं अगर आप लीगली अवेयर होंगे। आप भी नहीं केस करेंगे अगर आपको पता हो कि प्रक्रिया इतनी लंबी होती है। इन सब चीजों का जो है अवेयर हम लोग करेंगे जोहार लीगल के माध्यम से। और हर संडे को 7 बजे हमारा शो होगा। कभी लेट हो जाएगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश यही है कि हर संडे को 7 बजे जोहार लीगल जो है वो चलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले से लेके हमारा शो जो है चलेगा। और आशीष जो है रहेंगे बीच में। हो सकता है हमारे इस शो में कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए जो पुलिस से रिलेटेड हैं, जिनका एक्सपीरियंस काफी है वकालत में, जिन्होंने इस तरह केसेस देखे हैं, ईडी सीबीआई हो गया या फिर क्रिमिनल केसेस बहुत बड़े बड़े सॉल्व किए हैं। ऐसे कोई पुराने रिटायर्ड पुलिस अफसर हो गया या फिर एसपी हो गए, डीसी हो गए, वो इस शो में अगर आना चाहते हैं तो उनको भी हम लोग लाएंगे। एसडीओ आना चाहते हैं, उन लोगों को भी लाएंगे और उनसे हम लोग लीगल मैटर जो है अवेयरनेस जो है पब्लिक के सामने रखेंगे कि कैसे जो है सरकारी तंत्र जो है वो कैसे पब्लिक के लिए काम करती है और पब्लिक कैसे जो है इन लोगों की बातें सुनकर सॉल्व कर सकते हैं मैटर। क्योंकि समाज में केस बढ़ाने से फायदा नहीं है, समाज में जो इश्यूज हैं वो खत्म करना ये उद्देश्य है जोहार लीगल का। और ये अवेयरनेस जो है आम नागरिक तक, वैसे नागरिक तक जो स्कूल नहीं जा चुके हैं, गए हैं, कभी कॉलेज नहीं गए हैं, उन तक पहुंचाने की बात है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे आशीष से कि एकदम सरल लैंग्वेज में आप समझाएं जो आम पब्लिक भी समझ सके। यही उम्मीद रहेगी आपसे। जी बिल्कुल, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि कानूनी भाषा में नहीं, कानूनी धाराओं में ना बता करके एकदम आम जनमानस से जुड़ा, धरती से जुड़ा, ताकि लोगों को समझ में आए, आम लोगों तक पहुंच पाए, आपकी तक बातों को आसानी से समझ में आ सके। ऐसी बातों में हम लोग आगे आने वाले समय में, आगे आने चर्चाओं में बातचीत करेंगे। बिल्कुल। तो आप भी अगर जोहार लीगल अवेयरनेस ड्राइव से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो उसे उस नंबर पे आप कर सकते हैं, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और आगे की सही रास्ते जो है, सही तरीके से कैसे केस को आगे ले जाना है वो बताने के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे रहेंगे। चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे किसी भी तरह का केस हो, वो बताने के लिए हमारे साथ लोग हैं। जोहार लीगल का काम यही है। दिए गए नंबर पे आप लोग का संपर्क कर सकते हैं। हर हफ्ते हर संडे को हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जुड़ने के लिए। 7 बजे आपका टाइम हर संडे को हम चाहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।